जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। और आज हम लोग कंपनी शैली को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पहाड़ी चित्रकला शैली को पढ़ा है और उसके प्रश्नों को भी सॉल्व किया है। इसके बाद आधुनिक चित्रकला शैली को भी सॉल्व किया, प्रश्नों को सॉल्व किया है। आज हम लोग कंपनी शैली को पढ़ेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मित्रों, जो भी चैप्टर चलते हैं उनके पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद उनके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर आप टेलीग्राम पे सीधे प्रयागराज एजुकेशन के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वो चैनल दिख भी जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ पढ़ना हो तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी शैली को। कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा जाता है। बात यह है कि इसको कंपनी शैली और पटना शैली क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। कंपनी शैली इसलिए कहते हैं कि इसका इसके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का रहा है। और पटना शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मूल जो केंद्र रहा है वो पटना है। अब मुगल चित्रकला शैली चल रही थी तो पटना शैली या कंपनी शैली कैसे एक बैग आ गई। तो हम लोगों ने देखा कि जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब, इसके बाद जो भी इसके उत्तराधिकारी हुए, जहांगीर तक तो आप समझते हैं कि चित्रकला का इसका स्वर्ण काल था जहांगीर के समय तक। लेकिन उसके बाद शाहजहां आता है तो शाहजहां के काल में स्थापत्य कला अपने चरम पे पहुंचती है और चित्रकला उसके तुलना में कम विकास करता है। लेकिन औरंगजेब आता है, वो मतलब महासनकी आदमी था। दरबार में या फिर जो किले में जो भी चित्र बने हुए थे उनको वो डामर से पुतवा दिया, कई चित्रों को नष्ट कर दिया। आप जानते हैं कई स्थापत्य को भी उसने नष्ट कर दिया था, मंदिरों को। महाजड़ आदमी था, बेवकूफ टाइप का। तो उसके काल से ही स्थापत्य कला, चित्रकला, ये सभी धीरे 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 डाउन होते चले आए। और उसने अपने दरबार में जो भी चित्रकार थे उनको भगा भी दिया था। तो उसके दरबार के जो चित्रकार थे वो कहीं अन्य जगहों पे चले गए। जैसे आप जानते ही हैं कि पहाड़ी चित्रकला शैली में मुगल चित्रकारों का विशेष योगदान रहा है। हमने बताया भी था। रंधावा का मानना है, रंधावा का मानना था कि मुगल चित्रकार ही पहाड़ी चित्रकला शैली के स्थापत्य कहलाए। मौला राम को जानते ही हैं आप, जो गढ़वाल शैली के चित्रकार रहे हैं। मौला राम के पूर्वज जो थे वो क्या नाम है कि यहीं से आए थे, मुगल चित्रकार ही थे वो सभी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुगल काल से ही धीरे धीरे चित्रकला का जो है विघटन होने लगा था। अब चित्रकार क्या करते, वो अपना पेट पालने के लिए कहीं किसी दरबार में चले गए तो कोई क्या किया कि अब चित्र बना बना करके बाजार में बेचने लगे। तो बाजार में जो चित्र बेचने बिकने लगे वो अंग्रेजों को बड़ा पसंद आते थे। उनके विषय दैनिक जीवन से संबंधित रहते थे और त्योहार से संबंधित रहते थे। इसके पहले तो दरबारी चित्रकला होती थी। दरबार में उनके सभी बनते थे, राजाओं के, दरबारियों के, आखेट के चित्र बन जाते थे। अपने बखान के लिए जो भी चित्र उसे बनवा देते थे, अपना वही चलता रहता था। लेकिन जब कंपनी शैली आई, जब वो सभी दरबार से उनको भगा दिया गया, अब वो क्या करते थे कि दैनिक जीवन से संबंधित चित्र को, देवी देवताओं के चित्र को या त्योहारों के चित्र को या अन्य दृश्य चित्र को वो बनाते थे और उनका विक्रय करके अपना पेट पालन करते। यहाँ के जो चित्र थे वो अंग्रेजों को बहुत पसंद आने लगे
तो अंग्रेजों को जो पसंद आने लगे तो उन्हीं के माध्यम से जो भी उनको पसंद आता था उसी तरह के उसी प्रवृत्ति के चित्र बनने लगे थे। वो जो पहले मुगल काल में चित्रकला में लजीजपन था, जो में शाहीपन था, वो चीज़ें समाप्त होने लगी और अपने मूल गुण को वो धीरे धीरे समाप्त करने लगी। तो इतना ही था कंपनी शैली। इसमें कुछ अपने चित्रकार भी हैं और इसमें कुछ विशेष प्रकार के चित्र भी हैं, उनके रंग हैं, इस तरीके की कुछ बातें हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि लिखा है, कंपनी शैली को पटना चित्रकला भी कहते हैं। यह पुस्तकों को चित्रित करने की शैली है जो भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, मैंने बताया ना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो रही थी उसी के समय से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब समझ सकते हैं 1775 में तो वो संसार सिंह अपने गद्दी बैठे थे 1775 में। तो लगभग इसी के समय पीरियड से ही मान लेते हैं 1750 के बाद ही कंपनी शैली अपने विकास पे आई। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे ब्रिटिश लोगों को पसंद के आधार पर विकसित हुई थी। मैंने बताया ना कि उनको जिस तरीके के चित्र पसंद आते थे उसी तरीके के चित्र ये चित्रकार बनाते थे। यह शैली सबसे पहले पश्चिम के मुर्शिदाबाद में विकसित हुई। वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, अभी भी मुर्शिदाबाद एक जिला है। और बाद में ब्रिटिश व्यापारियों के अन्य केंद्रों जैसे कि बनारस, दिल्ली, लखनऊ, पटना, अन्य जगहों पे भी पहुंच गई थी। इस शैली के चित्र कागज और अभ्रक पर जल रंगों से बनाए जाते थे। पसंदीदा विषयों में रोजमर्रा के भारतीय जीवन, स्थानीय शासकों, त्योहारों और आयोजनों के दृश्य होते थे, जो इस समय के इस कलाकारों के समूह के प्रचलित चित्रोपम संप्रदाय की श्रेणी में आते थे। कंपनी शैली के सबसे सफल चित्र प्राकृतिक जीवन के थे, जबकि शैली आमतौर पर मिश्रित थी और इसकी गुणवत्ता भी बहुत स्पष्ट पहचान नहीं की जा सकती है। मैंने जो बताया है कि इनका जो विषय रहते थे वो दैनिक जीवन से संबंधित रहते थे या त्योहार वहार हो गए, इन्हीं से संबंधित इनके चित्र रहते थे। कुछ इसमें प्रमुख चित्रकार हैं जैसे शिवलाल हो गए, सेवक राम हो गए, फकीर चंद, चुनीलाल, झुमक लाल, उलास लाल, शिवदयाल, ईश्वर प्रसाद, ये इसके प्रमुख चित्रकार रहे हैं। और इन सभी ने, पटना शैली के चित्रकारों ने जन सामान्य के जीवन को चित्रित किया ही है। इसके प्रमुख विषय मैंने बताया कि लोहार, नाई, भिस्ती, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, काम करने वाला, हुक्का पीने वाला, दर्जी के चित्र, ये सभी दैनिक जीवन के जो भी चीजें थी उन्हीं का ये सब चित्रण किया करते थे। इनमें कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं बहुत खास नहीं हैं, जैसे कि मुगल व यूरोपीय शैली के मिश्रण से छाया प्रकाश द्वारा यथार्थवादी प्रभाव लाने का प्रयास किया गया। देखिए, भारतीय चित्रकला शैली और यूरोपीय चित्रकला शैली में मूल अंतर यही है कि भारतीय चित्रकला शैली आदर्शवादी है, जबकि यूरोपीय चित्रकला शैली यथार्थवादी है। आदर्शवादी और यथार्थवादी में अंतर यह है, आदर्शवादी का अर्थ होता है कौन सी चीज किस तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि हम भारत में जो भी चित्र बनने हुए देखते हैं, चाहे वो राम के हों, कृष्ण के हों, बुद्ध के हों, विष्णु के हों, तो वो एक ही पोजीशन में या दो चार सिलेक्टेड पोजीशन में ही दिखते हैं। जैसे कि राम के चित्र आप देखेंगे तो मूछ नहीं होगा, और आप कृष्ण, शंकर और बुद्ध के चित्र देखेंगे तो आपको दाढ़ी और मूछ नहीं मिलेगा। मतलब प्रदर्शित ये होता है यहाँ से कि वो चिरकाल तक युवावस्था में रहे, उनके वृद्धावस्था के चित्र नहीं आपको दिखेंगे। तो ये होता है आदर्शवादी।
ऐसा होना चाहिए। जबकि यथार्थवाद में क्या होता है, जो जैसे भी है उसको उसी तरीके से चित्रित कर दिया गया है। तो ये मूल रूप से अंतर होता है आदर्शवादी और यथार्थवादी में। चित्रों को बसली कागज पर बनाया गया। बसली कागज मूल रूप से नेपाल से आता था। छोटे आकार के कैनवास चित्रों का भी प्रयोग किया गया था। कैनवास चित्र कपड़े पे बनते हैं। कैनवास एक कपड़ा होता है। चित्र के आकार की बात करें तो ये 6 8 गुणते 6 के व बड़े आकार में अगर बात किया जाए तो 22 गुणते 16 के आकार में ये सभी बनते थे। एग्जाम में कई बार पूछता है फिरका क्या है। फिरका नामक एक 6 चित्रों का एल्बम बनाया गया था। फिरका का संबंध कंपनी शैली से है और ये चित्रों का एल्बम है। एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये, जिसे अंग्रेज अधिकारी भारत के स्मरण स्वरूप अपने साथ इंग्लैंड ले जाने को चित्रित करवाते थे। अभ्रक के पत्तों व हाथी दांतों पर भी कुशल चित्रांकन इसमें किया गया है इस शैली में। आगे अगर हम बात करें तो चित्रों में छाया प्रकाश के साथ साथ मुगल शैली की बारीक रेखाओं से चित्रों की आउटलाइन बनाई गई। आभूषणों व वस्त्रों को भी बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। प्रकृति चित्रण को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इस शैली के विषय मुख्य रूप से आश्रयदाताओं के व्यक्ति चित्र, भारतीय जनजीवन के दृश्य और धार्मिक चित्र रहे हैं। जल रंगों का प्रयोग गोंद मिलाकर अंग्रेजी पद्धति के आधार पर किया जाता था। जैसा कि बताया जा चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ इस शैली का विकास हुआ, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मुगल व यूरोपीय कला शैली के मिलन से जो नई शैली बनी वो कंपनी शैली कहलाई। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कंपनी शैली क्या है। कंपनी शैली में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम मिलेगा और वो नाम है आपका राजा रवि वर्मा का। तो राजा रवि वर्मा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजा रवि वर्मा क्या है। एक मिनट रुक जाइए, राजा रवि वर्मा के बारे में। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में। राजा रवि वर्मा के बारे में शायद ज़्यादातर लोग जानते हो। इनका जन्म केरल में हुआ था 1848 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1906 ईस्वी में। मात्र 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो कारनामा कर दिया वो आज तक शायद कोई नहीं कर पाया हो। आप इनको चित्र हम आपको दिखाते हैं। ये है राजा रवि वर्मा का चित्र, शायद आपके सामने दिख रहा हो। तो ये है राजा रवि वर्मा। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि ये भारत के विख्यात चित्रकार थे। और राजा रवि वर्मा के बारे में एक प्रमुख बात ये है कि ये तैल माध्यम में चित्रण किया करते थे और तैल चित्रण के साथ साथ ये भारतीय दृश्यों को पाश्चात्य पद्धति से बनाया करते थे। साथ ही साथ ये ज़्यादातर पौराणिक तथ्यों को, पौराणिक लोगों के दृश्य बनाते थे, चित्र बनाते थे। जैसे कि राम, शंकर, क्या नाम है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस तरीके के चित्रों को ये बनाया करते थे, पौराणिक चित्रों को। राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। हिंदू देवी देवताओं का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल करके उनके चित्रों में दिखाया गया है। वडोदरा मतलब गुजरात स्थित
लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में उनके अनेक चित्र का बहुत बड़ा संग्रह है। चित्रकला की शिक्षा उन्होंने मदुरई के चित्रकार आलाग्री नायडू और एक विदेशी चित्रकार थे थियोडोर जेनस से इन्होंने सीखा था, क्योंकि भारत में एक बार आए थे चित्रकारी करने, उन्हीं से सीखा था इन्होंने। भारतीय प्रभाव इन्होंने आलाग्री नायडू से सीखा और यूरोपीय पद्धति में चित्रण करना थियोडोर जेसन से सीखा था। राजा रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में वडोदरा के दीवान की सलाह पर उनकी सहयोग से घाटकोपर में, जो मुंबई में स्थित है वर्तमान में, लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना इन्होंने किया था। आगे इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनका जन्म अप्रैल 1848 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी में हो गई थी। कुल मिलाकर 48 साल तक ये जीवित रहे। इनका जन्म केरल के एक छोटे से शहर किलीमानूर में हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। कई बार ऑप्शन में केरल आ जाता है, कई बार किलीमानूर आ जाता है। दोनों चीज़ें याद रखना पड़ेगा। इनके संबंध में एक कहानी ये है कि 5 साल की उम्र में इन्होंने अपने घर पर ही दीवारों पर चित्रण दैनिक जीवन का चित्रण किया करते थे। एक बार इनके मामा होना चाहिए, यहाँ पे चाचा मैंने लिख दिया है, मामा होना चाहिए था। तो एक बार इनके मामा थे जो कि कलाकार थे, उनका नाम है कि राज राजा वर्मा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और कला की प्रारंभिक शिक्षा दी। 14 वर्ष की आयु में वे उन्हें तिरुवनंतपुरम ले गए और वहां राजमहल में उनकी तैल चित्रण की शिक्षा हुई। बाद में चित्रकला के विभिन्न आयामों में दक्षता के लिए उन्होंने मैसूर, बड़ोदरा और देश के अन्य भागों की यात्रा किया। उन्होंने पहले पारंपरिक तंजौर कला शैली में ही चित्रण किया था, उसमें महारत प्राप्त की और फिर यूरोपीय कला का अध्ययन किया। भारत के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने उनके चित्रों का मूल्यांकन कर काल जगत में उन्हें सुप्रतिष्ठित किया। इनके कुछ चित्र हैं जो कि आपके सामने हैं, जैसे कि खेड्यातिल कुमारी, विचारमग्न युति, दमयंती हंसा संभाषण, संगीत सभा, अर्जुन व सुभद्रा, फल लेने जा रही स्त्री, विरह व्याकुल युति, तंतुवाद्य वादक स्त्री, शकुंतला सबसे प्रसिद्ध है, कृष्ण सृष्टाई, रावण द्वारा राम भक्त जटायु का वध, इंद्रजीत विजय, भिखारी कुटुंब, स्त्री तंतु वाद्य वाजवताना, राम की वरुण विजय, नायर जाति की स्त्री, प्रणय रथ जोड़े, द्रौपदी कीचक, भेटिस खावरत असताना, संतनु व मत्स्यगंधा, शकुंतला राजा दुष्यंतास प्रेम पत्र लिहिताना, कण्व ऋषि के आश्रम की ऋषि कन्या। ये इनके चित्र रहे हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो कंपनी शैली आपका संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई और तो कंपनी शैली समाप्त होने के बाद हम लोग कल इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उम्मीद है आपको कंपनी शैली के एक एक पॉइंट